So, yes, hello students. Am I audible and visible to all of you? So, hello students. आप सभी लोगों का आज इस सेशन में स्वागत है. So, very important सेशन. इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला चैप्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो चैप्टर डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है. इसीलिए जो फर्स्ट लेक्चर होता है या यूं कहें कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है किसी भी सब्जेक्ट का वो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है, जिससे कि स्टूडेंट को समझ आ जाता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मेरी ट्यूनिंग कैसी होगी. तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत इंटरेस्टिंग हम बनाएं. ठीक है. यस, गुड इवनिंग. सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सब्जेक्ट का रिव्यू किया था. जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ का मतलब क्या होता है. तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द लॉ. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू डिराइव द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉ. और जनरल लॉज में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सारे कानून, वो सारे लॉज जो हमारे डे टू डे लाइफ में अप्लाई होते हैं उसको हम लोग कहते हैं जनरल लॉज. सो दिस वाज द सब्जेक्ट. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नोट्स कैसे लिखना है, मार्किंग स्कीम क्या होगा, पेपर का डिजाइन किस तरीके से होगा, हर एक चैप्टर का हम लोगों ने मतलब समझा था. आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ का. एंड द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. सो गाइस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका मॉड्यूल का, आपके मॉड्यूल का लेसन नंबर 3. ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉड्यूल भी ओपन किया हुआ है आप लोगों के रेफरेंस के लिए. पेज नंबर 93 ऑफ द मॉड्यूल. ठीक है, तो आप मॉड्यूल अपने साथ रख सकते हैं. हालांकि मॉड्यूल की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो मोर देन इनफ है. ठीक है, आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को हम ब्रेक करेंगे पार्ट पार्ट में. ठीक है, पहले हम जानेंगे इंटरप्रिटेशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे स्टैट्यूट्स क्या होता है, फिर दोनों को कंबाइन करके उसका मतलब समझेंगे. लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसका एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेते हैं. सो सबसे पहला जो है वो है टॉपिक्स टू बी कवर्ड. हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहला जो पार्ट पढ़ाऊंगा वो होगा टॉपिक्स टू बी कवर्ड, कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक. सो these are the 7 topics which we are going to discuss in this particular chapter. The first one will be introduction, second primary rules of interpretation, third secondary rules of interpretation, चौथा presumptions, पांचवा aids to interpretation, छठवा miscellaneous topics, and seventh one will be general clauses act 1897. ओल्ड सिलेबस में जनरल क्लॉजेस एक्ट एक अलग से चैप्टर हुआ करता था, जिसे इस साल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में ही मर्ज कर दिया गया है. सो आप लोगों को टोटल ये 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं. ठीक, हर सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे लिखना है. ठीक है, अभी बस ध्यान से लेक्चर को सुनते जाइएगा. सो आइए शुरू करते हैं. द फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. देखिए, मेरी बात को पहले ध्यान से समझिएगा. पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए. 3 क्वेश्चन आप अपने आप से पूछोगे कि ये चैप्टर है क्या, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, और ये चैप्टर पढ़ना कैसे है, ये सब्जेक्ट पढ़ना क्या, क्यों और कैसे है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है क्या. तो गाइस, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के करेक्ट मीनिंग को समझना. क्या? किसी भी चीज की करेक्ट मीनिंग को समझना इंटरप्रिटेशन कहलाता है. पिछली क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि स्थिति ने अपने मित्र को एक मैसेज किया था और वह मैसेज उस सामने वाले मित्र को गलत
समझा, मतलब उसने उस मैसेज को गलत समझा, जिसके कारण दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। अब उस मैसेज का असली मतलब क्या है, इसे पहचानना, इसका मतलब निकालना, यही इंटरप्रिटेशन कहलाता है। सो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू डिराइव द ट्रू मीनिंग, जबकि स्टैट्यूट्स का मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। मतलब जो लेजिस्लेचर है उसके द्वारा जो कानून पास किया गया है उसको हम स्टैट्यूट्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो किसी भी कानून का मतलब उसके करेक्ट सेंस में, उसके ट्रू सेंस में समझना ही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है। So I hope the name of the chapter is clear. What is interpretation of statutes? So interpretation of statutes means to derive the true meaning or the correct meaning of the law passed by the legislature. अब ये समझिए कि क्या होता है। अब समझते हैं कि ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है। Why this chapter is included in your syllabus? देखिए, किसी ध्यान से समझिएगा, इंटरप्रिटेशन एक ऐसा एरिया है जिस पे एडवोकेट्स, कंपनी सेक्रेटरी पैसा कमाते हैं। आप एक चीज को समझिए कि आप देखोगे कि कुछ एडवोकेट्स जो हैं वो 10,000 रुपया महीना कमा रहे, कुछ 50,000 रुपया महीना कमा रहे, कुछ 5 लाख रुपया महीना कमा रहे, कुछ 5 करोड़ रुपया महीना कमा रहे, कुछ तो 5 करोड़ रुपया एक घंटे का कमा रहे हैं। इन सभी एडवोकेट्स में फर्क किसका है कि इन सभी एडवोकेट्स में एक स्किल होती है जिसकी अपनी कीमत होती है, जो स्किल कहलाती है इंटरप्रिटेशन स्किल। कि किसी भी पर्टिकुलर कानून में लिखे हुए शब्दों को किस तरीके से अपने फेवर में समझाना अदालत को, यही स्किल कहलाता है इंटरप्रिटेशन। और उसी के बेसिस पे ये इतना पैसा चार्ज करते हैं कि जो बेहतर ढंग से लॉ को अपने फेवर में इंटरप्रेट करवा सकता है या कर सकता है, उसे ज्यादा पैसा मिलता है एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज नॉट एबल टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। लेकिन सर एक बात बताइए, आपने तो कल बताया था इंटरप्रिटेशन तो जुडिशरी का काम होता है, फिर यहाँ पे एडवोकेट क्या है? बेटा, जुडिशरी जो होती है ना, वो एडवोकेट को सुनती है, वो एडवोकेट के बातों को समझने की कोशिश करती है। अगर आप अपनी बातों को बेहतर ढंग से अदालत में समझाने में सफल हो जाते हो, along with the evidences and proofs, then the case will be in your favor. आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दूसरे प्रश्न का जवाब हमको मिल गया कि ये चैप्टर हमें पढ़ना क्यों है और इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। ये तो आपको चैप्टर पढ़ते हुए समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर पढ़ना कैसे। तो आई होप पहला जो पार्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, उस शब्द का मतलब समझ में आ गया कि लॉ को सही सेंस में समझना, सही मायनों में समझना, यही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है। दूसरा, अब बात करते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे देश में एक 3 टियर सिस्टम चलता है। हमारे देश में 3 ऐसी संस्था है जो पूरे भारत को संभालती है या जोड़ के रखती है। वो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आर द 3 parts or the 3 organization of the entire system in the country. सभी का अपना अपना रोल है, सभी के अपने अपने फंक्शंस है और सभी के अपने अपने कर्तव्य है जो उन्हें निभाने होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं कानून की, स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? कानून। तो सवाल उठता है कि सर कानून बनाता कौन है? तो हमारे देश में कानून बनाती है लेजिस्लेचर। जो कानून बनाते हैं उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। द इंस्टीट्यूशन विच फ्रेम्स द लॉ इज बेसिकली नोन एज लेजिस्लेचर। हमारे देश में जो लेजिस्लेचर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है पार्लियामेंट और दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर। हमारे देश की जो संसद है, हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, वो ऐसे कानून बनाते हैं जो पूरे देश भर में एप्लीकेबल होते हैं और हर एक स्टेट को भी ये पावर दिया गया है कि वो भी अपने स्टेट से रिलेटेड कानून बना सकते हैं, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। सो बेसिकली लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, दैट इज पार्लियामेंट व्हिच मेक्स द लॉ एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री, दैट इज सेंट्रल लॉज, यूनियन लॉज, whereas there are state legislatures which enacts the law applicable to the particular state. For example,
भारत में अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास हो रहा है तो वो पूरे देश भर में एप्लीकेबल होगा, या यूं कहें कि जो जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी है, वो पूरे देश भर में एप्लीकेबल होगा, लेकिन हर एक स्टेट का अपना स्टेट जीएसटी भी है जो स्टेट लेजिस्लेचर पास करता है। तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो अथॉरिटी है, वो दो लोगों को दी गई है। एक यूनियन लिस्ट में लिखी गई जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, और स्टेट लिस्ट में लिखी हुई बातों पे कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को दिया गया है। अब भारत की जो संसद है, भारत का जो पार्लियामेंट है, उसमें वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को हम कहते हैं लोअर हाउस और राज्यसभा को हम कहते हैं अपर हाउस। भारत में 2024 में अभी मेरे ख्याल से 19 अप्रैल से हमारा लोकसभा का इलेक्शन शुरू हो जाएगा, जो कि जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा। तो हमारे देश में जितने भी लोग चुन के आएंगे जनता के द्वारा, वो सभी के सभी लोकसभा सदस्य माने जाएंगे, वो सभी के सभी लोकसभा के सदस्य होंगे। और लोकसभा में जितने मेंबर्स हैं वो सब मिल के क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे। उसमें रूलिंग पार्टी के भी सांसद होंगे और ऑपोजिशन पार्टी के भी सांसद होंगे। मौजूदा सरकार जो है वो है एनडीए सरकार, जो जिसमें बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी है या रूलिंग पार्टी है। तो बीजेपी जो है वो कोई भी कानून संसद में पेश करती है जिसपे रूलिंग पार्टी के सांसद और ऑपोजिशन पार्टी के सांसद दोनों अपने अपना पक्ष रखते हैं, दोनों डिबेट करते हैं, और डिबेट के बाद वोटिंग होती है और भी प्रक्रिया होती है, जिसके बाद कोई कानून लोकसभा में पास होता है। लेकिन सिर्फ लोकसभा में कोई कानून पास हो जाए और वो देश का कानून बन जाए, ऐसा नहीं होता है। उसे राज्यसभा में भी पास कराना होता है। राज्यसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है, लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। लोकसभा के मेंबर्स का जो यूं कहें कि जो टर्म होता है वो 5 साल होता है, जबकि राज्यसभा का 6 साल होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अभी के लिए आपको ये समझ आ गया होगा कि भारत में जो कानून बनता है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब उसमें हस्ताक्षर कर देती है तब वो पर्टिकुलर बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये हो गया लेजिस्लेचर का काम। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, हर एक स्टेट का अपना एक विधानसभा होता है। जैसे छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ विधानसभा, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश विधानसभा, राजस्थान विधानसभा। तो स्टेट लेजिस्लेचर को भी अथॉरिटी दी गई है कि वो स्टेट लिस्ट में दिए हुए सब्जेक्ट मैटर पे कानून बना सकते हैं। अब ये सर यूनियन लिस्ट क्या स्टेट लिस्ट है, बेटा सब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिस्कस करेंगे। कानून बनने भर से नहीं होता है। भारत में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो बहुत समय से बने हुए हैं, लेकिन उसे ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने का काम, उसे इंप्लीमेंट करने का काम होता है सरकार का। देन हियर कम्स द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि वो अथॉरिटी जो लॉ को इंप्लीमेंट करती है, जो लॉ को अप्लाई करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। अब जिस तरीके से लेजिस्लेचर में 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर, उसी प्रकार से एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सरकार की बहुत सारी एजेंसीज होती है, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल, भारत की संसद ने 2013 में कंपनीज एक्ट पास कर दिया, तो कंपनीज एक्ट 2013 पास हो गया लेजिस्लेचर में। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने का काम, उसको अप्लाई करने का काम, उसको एग्जीक्यूट करने का काम सरकार ने एक मंत्रालय को दिया है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उन सारे मामलों से रिलेटेड इंप्लीमेंटेशन का काम करेगी जो कंपनी से रिलेटेड होंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। अब तीसरा होता है जुडिशरी। जुडिशरी का रोल क्या होता है? तो जुडिशरी पहले तो होता क्या है, हमारे देश में जितनी भी अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, ये सभी के सभी जुडिशरी में आते हैं। जुडिशरी का काम क्या है? तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी भी प्रकार से डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट इसलिए होता है क्योंकि एक पार्टी किसी पर्टिकुलर लॉ को अलग ढंग से समझ रही है, जबकि दूसरी पार्टी उसी पर्टिकुलर लॉ को किसी दूसरे ढंग से समझ रही है। दोनों के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट का निपटारा कहां होता है?
कोर्ट में होता है, जुडिशरी करती है। सो बेसिकली जुडिशरी सेटल्स द डिस्प्यूट। अब वो डिस्प्यूट को सेटल क्या करती है, कैसे करती है? एक बहुत फेमस केस हुआ था वोडाफोन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। वोडाफोन इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए प्रोविजंस को अलग ढंग से इंटरप्रेट कर रही थी, जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अलग ढंग से इंटरप्रेट कर रही थी, और दोनों अपने अपने पक्ष में उस पर्टिकुलर प्रोविजन को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब यहां पे मामला दोनों के बीच में फंस गया, दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो ये कहां चले गए? कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने उस प्रोविजन का प्रॉपर इंटरप्रिटेशन किया और फैसला दिया। तो यहां पे जुडिशरी का काम क्या होता है कि जो भी मैटर है उसके ऊपर अपना फैसला दे और उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे बाय करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जो वोडाफोन अपने ढंग से समझ रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने ढंग से समझ रही थी, दोनों में कौन सही था इसका फैसला कौन करेगी? अदालत करेगी, और अदालत को एक प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो हमारे देश में जो जुडिशरी है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ये जो स्लाइड है इसमें जितनी भी चीजें लिखी है इसका पूरा डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी ये पार्ट पढ़ाने का सिर्फ मकसद ये था आपको ये बताना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अल्टीमेटली करता कौन है। अब बार बार एक शब्द आ रहे हैं स्टैट्यूट, स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स। कुछ लोग स्टैट्यूट्स बोलते हैं, कुछ लोग स्टैट्यूट्स बोलते हैं, आपकी मर्जी है जो आप बोल सकते हो, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज। इंग्लिश का कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है। PUT पुट होता है, BUT बट होता है, तो आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहे कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स इज नथिंग बट लॉ, ठीक है। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है? लॉ, ठीक है। तीन अलग अलग महापुरुषों ने तीन अलग अलग तरीके से लॉ को डिफाइन किया है। सबसे पहले मैक्सवेल का पढ़ते हैं। मैक्सवेल डिफाइंड द लॉ एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर। विल ऑफ द लेजिस्लेचर, विल का मतलब मर्जी, लेजिस्लेचर का मतलब हमने अभी अभी पढ़ा। तो जो लेजिस्लेचर होता है मतलब जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे कोई डिसीजन देती है और वो संसद में वो पेश करती है, उस पर डिस्कशन होता है, उस पे सारे डिस्कशन के बाद वो पर्टिकुलर बिल जो है या वो पर्टिकुलर विल जो है वो क्या बन जाती है? एक तरीके का कानून बन जाता है। सो बेसिकली लेजिस्लेचर की जो इच्छा है वही क्या है? लॉ है, ठीक है। सो विल ऑफ द लेजिस्लेचर इज नोन एज स्टैट्यूट्स। जैसे मान लीजिए सरकार ने सरकार को लगता है कि कंज्यूमर के जो राइट्स है ना वो बहुत अफेक्ट हो रहे हैं, भारत में उपभोक्ताओं का जो राइट्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो हमें एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो बदलते जमाने के हिसाब से उपभोक्ताओं के या कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो उनकी इच्छा ऐसी थी कि कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कानून आए, तो उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ले आया। तो ये क्या है? लेजिस्लेचर का विल है जो लॉ बनता है। क्रॉफोर्ड ने क्या कहा? It is a written will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute it as a law of the state। मतलब क्या है इसका? लेजिस्लेचर का कोई भी ऐसा इच्छा जो रिटन फॉर्म में है उसे इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए या इस तरीके से पास किया जाए कि वो कानून का रूप ले ले। तो इससे मतलब क्या है कि सिर्फ इच्छा होने से नहीं होता है, सरकार चाह रही है बहुत कुछ लेकिन वो लॉ नहीं बन जाएगा, उसे प्रॉपर प्रक्रिया के थ्रू जाना पड़ेगा जिसके बाद वो लॉ बनेगा। फॉर एग्जांपल यहां पे आप समझिए कि सरकार कोई चीज लाना चाहती है तो सरकार संसद में अपनी इच्छा प्रकट करेगी, उसके बाद उसके ऊपर डिबेट होगा, डिबेट होने के बाद उस पर वोटिंग होगी, वोटिंग होने के बाद एक हाउस ऑफ पार्लियामेंट से लेट से लोकसभा से पास हो जाएगा, लोकसभा से पास होने के बाद सेम प्रक्रिया राज्यसभा में चलेगी, डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, वोटिंग होगा, फिर राज्यसभा से भी पास हो जाएगी, फिर कहां जाएगा? वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जब अपने हस्ताक्षर कर देंगे तब उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। So it is a written will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute it as a law। लॉ बनने के लिए
क्या क्या चीजें जरूरी है उसको हम कहते हैं, मतलब वो पूरी प्रक्रिया फॉलो होने के बाद जो रिटन फॉर्म में आया उसे हम कहते हैं स्टैट्यूट्स। बोवियर्स लॉ डिक्शनरी में क्या दिया गया है? बोवियर्स लॉ डिक्शनरी कहता है इट इज अ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के द्वारा जो कानून स्थापित कर दिया गया है उसे हम कहते हैं स्टैट्यूट्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मतलब आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, एक और चीज, जो स्टैट्यूट वर्ड है ये यूके ब्रिटेन ये सब में यूज होता है, लेकिन भारत के संविधान में स्टैट्यूट वर्ड की जगह लॉ शब्द का इस्तेमाल किया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज द टर्म लॉ इंस्टेड ऑफ स्टैट्यूट टू डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव पावर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे, 100% मॉड्यूल कवर होगा, तो आप एक बार मॉड्यूल भी साथ साथ में रेफर करते जाइएगा। ठीक है, बहुत टेक्निकल है मतलब कुछ चैप्टर जो है जेआईजीएल के वो काफी टेक्निकल हैं, तो वो आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएंगे, बट आप वो टॉपिक्स को मेरे नोट से रेफर करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा, स्टैट्यूट वर्ड का डेफिनेशन दिया हुआ, विल ऑफ द लेजिस्लेचर मैक्सवेल ने कहा है। उसके बाद क्रॉफोर्ड का डेफिनेशन है। उसके बाद बोवियर्स लॉ डिक्शनरी का जो, ठीक है, तो ये आप एक बार रेफर कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में बस एक बार रीड करके देखिएगा कि ये सारी चीजें जो है आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक नाउ चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जो लॉ है, जो हम लोगों ने अभी स्टैट्यूट्स का डेफिनेशन पढ़ा, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टैट्यूट्स? तो यहाँ पे हम टोटल 8 प्रकार के लॉ पढ़ेंगे। ये 8 पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। The first one will be codifying law, फिर declaratory law, remedial law, consolidating law, amending law, enabling law, disabling law और penal law। तो ये 8 प्रकार के आपको लॉ पढ़ने हैं, codifying, declaratory, remedial, consolidating, amending, enabling, disabling और penal law। इसको याद रख लीजिएगा, कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं और उसका एग्जाम्पल के साथ मतलब समझेंगे। सबसे पहला है कोडिफाइंग लॉ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडिफाइंग वर्ड? ठीक है, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जब लेजिस्लेचर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर मुद्दे पे या किसी पर्टिकुलर मैटर पे कानून आना चाहिए, तो पहले देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि मैं क्लास में बच्चों को मना करता था कि बेटा मोबाइल यूज मत करो, मोबाइल यूज मत करो, टाइम से आया करो, टाइम से क्लास में एंटर कर लिया करो, लेट मत हुआ करो, लेकिन कोई भी बच्चा मानता नहीं था, कोई भी बच्चा सुनता नहीं था। तो ये इनडिसिप्लिन के केस में आ रहा था, है ना। तो मैंने बोला कि भाई अगर डिसिप्लिन स्थापित करना है तो मुझे अब बोलना नहीं है, मुझे लिख देना है, और उसके साथ मुझे कुछ ऐसी चीजें भी लिख देनी जिससे कि बच्चे डरे। तो मैंने एक नोटिस बोर्ड में चिपका दिया कि एनी पर्सन फाउंड यूजिंग मोबाइल इन द क्लास विल बी थ्रोन आउट ऑफ द क्लास। एनी पर्सन हु कम्स लेट इन द क्लास will not be allowed to attend the class, and in both the cases they will be fined of they will have to pay a fine of rupees 100 per day।
ये मैंने लिख दिया। अब कोई भी बच्चा जब आता है क्लास में लेट, या कोई भी बच्चा जब मोबाइल यूज कर रहा है, तो उसको पहले तो क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसको अगली क्लास अटेंड करने के लिए पहले 100 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। तो एनी लॉ विच कोडिफाइज द रिटन लॉ इज बेसिकली नोन एज कोडिफाइंग लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। कोडिफाइंग लॉ के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में सिविल मामलों से रिलेटेड अगर कोई कानून नहीं है और भारत सरकार चाहती है कि सिविल मामलों से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड या किसी भी मामलों से रिलेटेड क्या प्रोसीजर होना चाहिए ये बताए जनता को, तो वो कानून पास कर सकती है, सिविल प्रोसीजर कोड। तो वी कैन से दैट सिविल प्रोसीजर कोड इज अ कोडिफाइंग लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ कोडिफाइंग लॉ, भारतीय न्याय संहिता इज अ कोडिफाइंग लॉ। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम, जो अनरिटन था उसको हम लोगों ने रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और उसमें हम लोगों ने वो सारी चीजें डाल दी जो हम करवाना चाह रहे थे, तो दैट इज कोडिफाइंग लॉ। दूसरा है डिक्लेरेटरी लॉ। सेकंड वन इज व्हाट बेटा? डिक्लेरेटरी लॉ। अब डिक्लेरेटरी लॉ का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा कानून जो किसी एग्जिस्टिंग कानून में कोई फेरबदल नहीं करता है, बट सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ को एक्सप्लेन करता है उसका, ताकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन किया जाए, या कोई भी ऐसा लॉ जो किसी पर्टिकुलर राइट्स एंड ड्यूटीज को डिक्लेयर करता हो, उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटरी लॉ। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन। कल भी मैंने आप लोगों से कहा था एक एक्ट हमको पढ़ना है इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। ये डिक्लेयर करता है दैट व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड अथॉरिटीज। सिमिलरली हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897। होता क्या है कि हमारे किसी भी एक्ट में, किसी भी कानून में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका मतलब या जिसका एक्सप्लेनेशन समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो हर एक एक्ट के स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन का एक सेक्शन होता है जिसमें सारे वर्ड्स के, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसका डेफिनेशन लिख दिया होता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सभी के सभी कानून में यूज होते ही हैं, तो उन सारे शब्दों को एक्सप्लेन या उन सारे शब्दों का एक्सप्लेनेशन किसमें दे दिया है? जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दे दिया है। तो वी कैन से दैट जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 इज अ डिक्लेरेटरी लॉ। तीसरे हम बात करते हैं रेमेडियल लॉ की। रेमेडियल लॉ का मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई व्यक्ति अगर कोई गलत काम कर रहा है, तो अग्रीव्ड पार्टी को किसी प्रकार का रेमेडी अगर किसी एक्ट से या किसी कानून से मिलता है, तो उसको हम रेमेडियल लॉ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक कंज्यूमर जो है उसका राइट अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए कि एक शॉप में गए और आपने 1 किलो शक्कर मांगा। उसने 1 किलो शक्कर देने की बजाय मतलब उसने 1 किलो देने के बजाय कितना दिया? 950 ग्राम दिया, ये बोल के कि 1 किलो है। मतलब ये कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिस हो रहा है, जो कंज्यूमर है उसका राइट अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रेमेडियल लॉ है उसके हिसाब से जो कंज्यूमर को क्या रेमेडी प्रोवाइड की गई है, वो लॉ क्या कहलाता है? रेमेडियल लॉ। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2009 में लिखा है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। ये रेमेडियल लॉ हो गया। सिमिलरली मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है, एक्सीडेंट कर देता है, तो उसका जो इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है, उस इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या क्या रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, वो मोटर व्हीकल्स एक्ट में लिखा। तो रेमेडियल लॉ का मतलब होता है किसी भी गलत काम होने से पीड़ित व्यक्ति को क्या रेमेडी मिलती है जिससे कि उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग लॉ। कंसोलिडेट करने का मतलब होता है मिला देना, कंसोलिडेट कर देना। तो बेसिकली आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसके स्टार्टिंग में लिखा होता है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रीवियस लॉज रिलेटिंग टू कंपनीज या रिलेटिंग टू एनी अदर मैटर। तो एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर पुराने जितने भी कानून थे उन सबको मर्ज करके जो नया कानून बना उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटिंग लॉ। फॉर एग्जांपल, भारत देश में 2017 के पहले अलग अलग कानून चलते थे। फॉर एग्जांपल, अगर एक व्यक्ति मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहा है, तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होता था। कोई व्यक्ति अगर कोई सामान को बेच रहा है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स और वैट एप्लीकेबल होता था। कोई व्यक्ति अगर
सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेवाएं दे रहा है, तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। 2017 में मोदी सरकार ने इन सभी के सभी कानूनों को मर्ज कर दिया, सबस्यूम कर दिया और एक कानून बनाया जिसको हम कहते हैं जीएसटी। तो जीएसटी एक्ट 2017 इज एन एग्जांपल ऑफ कंसोलिडेटिंग लॉ। सिमिलरली कंपनीज एक्ट 2013 आने के पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके पहले और भी बहुत उसके पहले कंपनीज एक्ट और भी अलग अलग सालों में पास हुए थे। इन सबको कंसोलिडेट करके क्या बना दिया गया, कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली जनरल क्लॉजेज एक्ट भी अलग अलग समय पे पास हुआ था, इन सबको मर्ज करके क्या बना दिया गया, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 बना दिया गया। So I hope it is very clear what are the types of law. तो 4 लॉ हम लोगों ने पढ़ लिए, कोडिफाइंग लॉ, डिक्लेरेटिव लॉ, रेमेडियल लॉ, कंसोलिडेटिंग लॉ। ठीक, अगला 4 नेक्स्ट है अमेंडिंग लॉ, एनेबलिंग लॉ, डिसेबलिंग लॉ, पिनल लॉ। अमेंडिंग लॉ का मतलब क्या होता है, देखिए कोई एक पर्टिकुलर एक्ट जिस साल में बना होता है उसके बाद समय समय पे समाज में बदलाव आते रहते हैं, समय के साथ उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं। दूसरा, सरकार जब कोई पर्टिकुलर लॉ लाती है तो वो बहुत सारी चीजें सोच समझ के लाती है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है, तो उन कमियों को दूर करने के लिए सरकार उसमें चेंजेस करती है। अब पूरा एक्ट बदलना पॉसिबल नहीं होता है, अगर छोटे मोटे चेंजेस है तो वो क्या करती है, उसी में बदलाव कर देती है, जिसको हम कहते हैं अमेंडिंग लॉ। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में बना था, तो सरकार समय समय पे अमेंडमेंट करते रहती है, तो सरकार ने लाया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या है बेटा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 अमेंडिंग लॉ है। सिमिलरली अभी सबसे ज्यादा जो जिसके ऊपर बात चल रही है बीजेपी ने रिसेंटली, ठीक है, जो एकदम रिसेंट कानून नोटिफाई किया है वो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। भारत में नागरिकता के क्या क्राइटेरिया होंगे, इसे अभी अमेंड किया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में जो हिंदू, बौद्ध, सिख, पारसी, ये जो कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उन जगहों पे जो काफी प्रताड़ित है, उन लोगों को भारत में शरण दिया गया। वो सारे शरणार्थी जो 2014 के पहले भारत में आ चुके हैं, उन लोगों को क्या दिया गया है, भारत की नागरिकता दी गई है अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। मतलब भारत में नागरिकता की जो क्राइटेरिया है उसको चेंज किया गया है अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज एन अमेंडिंग लॉ which amends the existing citizenship act. अगला है एनेबलिंग लॉ। एनेबलिंग लॉ और डिसेबलिंग लॉ को साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। एनेबलिंग लॉ का मतलब कोई भी ऐसा कानून जो किसी चीज को एनेबल कर देती है बाय रिमूविंग सम रिस्ट्रिक्शन, मतलब किसी चीज में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा है, उन रिस्ट्रिक्शन को अगर रिमूव कर दो तो वो क्या बन जाएगा, एनेबल हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। सो अ लॉ व्हिच enables something to be done by removing the restriction is an enabling law. For example, राइट टू एजुकेशन एक्ट, लोगों को शिक्षा का अधिकार, मतलब शिक्षा का अधिकार मिलना बाय रिमूविंग द इलिटरेसी इज नोन एज व्हाट, एनेबलिंग लॉ। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये लोगों को मतलब फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, एनेबलिंग एक्ट है। रेरा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे ईसीआईपीएल में। इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेरा। अगला है डिसेबलिंग लॉ। डिसेबलिंग लॉ का मतलब होता है कोई भी ऐसा कानून जो कुछ एक्ट्स को, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, उसको प्रोहिबिट करता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कानून जो रिस्ट्रिक्शन पुट करता है वो डिसेबलिंग। फॉर एग्जांपल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट लाया गया है वो है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, एंड हेंस इट इज अ डिसेबलिंग लॉ। कोटा, इसके पहले एक एक्ट होता था टाडा। एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। इसमें बड़े फेमस एक अधिकारी हैं, समीर वानखेड़े, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा।
बॉलीवुड के लोग बड़े डरते हैं इनसे, बड़े खतरनाक अधिकारी हैं। जितने भी ड्रग्स केसेस है एयरपोर्ट वगैरह में, ड्रग्स ये सब जो है पकड़ने का काम ये लोग करते हैं, एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़ा है। मतलब भारत में किसी भी प्रकार के प्रोहिबिटेड ड्रग्स की सप्लाई करना जो लॉ प्रोहिबिट करता है उसको हम क्या कहेंगे, वो एनडीपीएस एक्ट है, और दैट इज नोन एज डिसिप्लिन लॉ। सिमिलरली आर्म्स एक्ट, बिना लाइसेंस के, बिना परमिशन के आप हथियार नहीं रख सकते, इट प्रोहिबिट्स कीपिंग ऑफ द आर्म्स, दैट इज आर्म्स एक्ट। तो आई होप डिसेबलिंग लॉ भी क्लियर है। तो दोनों में फर्क यह है, एनेबलिंग लॉ किसी चीज को एनेबल करता है, किसी चीज को करने की इजाजत देता है, जैसे पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है, फूड सिक्योरिटी का अधिकार दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार दिया जा रहा है, ये सब एनेबलिंग लॉ है। और कोई कानून जो रिस्ट्रिक्शंस को पुट करता है, प्रोहिबिट करता है, उसको हम डिसेबलिंग लॉ कहते हैं। जैसे कि पोटा टेररिज्म को प्रिवेंट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने वाला भी डिसेबलिंग लॉ है, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है। एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग्स की सप्लाई को प्रोहिबिट करने का एनडीपीएस एक्ट। नेक्स्ट है पीनल लॉ। पीनल लॉ का मतलब होता है कि कोई भी एक्ट आप कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो जो गलत है, उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, उसकी क्या सजा होगी, ये निर्धारित करने का कानून पीनल लॉ कहलाता है। फॉर एग्जांपल भारत में पहले एक कानून हुआ करता था, अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन 1 जुलाई से नया एक्ट आ जाएगा, उसका नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव इंडियन पीनल कोड एक तरीके का सब्सटेंटिव लॉ है जो किसी के राइट्स और लायबिलिटीज को बताते हैं। तो एनी लॉ व्हिच प्रिस्क्राइब्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज सब्सटेंटिव लॉ। यहाँ पे इंडियन पीनल कोड बताता है कि आपकी क्या लायबिलिटी होगी अगर आपने ये कृत्य किया है, तो आपके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी अगर आपने ये कृत्य किया है। तो इसीलिए धारा 302 के तहत इस व्यक्ति को इस पर्टिकुलर एक्ट के लिए फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा दी जाती है। लेकिन अब भारत में नया कानून एप्लीकेबल हो गया, तो इंडियन पीनल कोड की जगह अब आ जाएगा भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, अगला इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, ये सारी चीजें। सबसे ज्यादा अभी किसी एक्ट की चर्चा हो रही है तो वो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। आपने बार बार अभी कुछ एजेंसीज का नाम सुना होगा, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, सीबीआई। ठीक है, तो ये ईडी सीबीआई काफी प्रचलित है आजकल देश में, आप लोग न्यूज से अपडेटेड रहिएगा, आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा उसे। अगर आपको इस सब्जेक्ट से प्यार करना ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ से, इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं, तो आप न्यूज देखना स्टार्ट कीजिए। दिन में बस 1 घंटा न्यूज देखिए, 1 घंटा नहीं, कुछ भी, मतलब कभी भी न्यूज कर लो, वैसे दिन भर एक ही टाइप के न्यूज चलते रहते हैं। ठीक है, और अब तो इलेक्शन का टाइम है, लेकिन आप थोड़ा बहुत न्यूज देखते रहिएगा, क्योंकि जो मैं एग्जांपल्स दूंगा ना आपको, वो रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे, काफी ज्यादा। मैं रियल लाइफ से रिलेटेड, जब मैं आपको सीपीसी पढ़ाऊंगा, सीआरपीसी पढ़ाऊंगा, आईपीसी पढ़ाऊंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको बहुत सारे रियल लाइफ केसेस का एग्जाम्पल दूंगा। अब जैसे मैं मान लो बोल रहा हूँ कि मुख्तार अंसारी का ये केस था, अतीक अहमद का ये केस था। अब आपको पता ही नहीं है कि मुख्तार अंसारी कौन है, अतीक अहमद कौन है, उनके ऊपर क्या केस चला है, उनको क्या सजा हुई है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए थोड़ा बहुत न्यूज से अपडेटेड रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखते होंगे कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं के ऊपर केसेस हुए हैं, लोग अरेस्ट भी हुए हैं, उनको जेल भी भेजा गया है। ये सब किसके अंतर्गत हो रहा है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हो रहा है। ईडी सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, किसके अंतर्गत कर रही है? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई कर रही है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट से पढ़ लेते हैं। व्हाट वी हैव स्टडीड, तो पहले हम लोगों ने जाना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है करेक्ट मीनिंग डिराइव करना, स्टैट्यूट्स का मतलब होता है लॉ।
इसके बाद हमने पढ़ा कि 3 टायर सिस्टम में लेजिस्लेचर का काम है लॉ को पास करना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है इंटरप्रिटेशन करके लोगों के बीच में डिस्प्यूट को सुलझाना। तो इंटरप्रिटेशन करती कौन है? जुडिशरी करती है। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की। तो यहाँ पे मैक्सवेल ने कहा इट इज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, क्रॉफोर्ड ने कहा कि it is the written will of the legislature expressed according to the form necessary to constitute it as the law of the state। बड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बोवियर्स लॉ डिक्शनरी ने कहा इट इज लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टैट्यूट्स वर्ड की जगह लॉ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Then we talked about classification of statutes। तो टोटल 8 प्रकार के स्टैट्यूट्स हैं। कोडिफाइंग, डिक्लेरेटरी, रेमेडियल, कंसोलिडेटिंग, अमेंडिंग, एनेबलिंग, डिसेबलिंग, पीनल। कोडिफाइंग का मतलब कोई भी अनरिटन लॉ को हम लोगों ने रिटन फॉर्म में कर दिया, कोडिफाइंग लॉ। डिक्लेरेटरी लॉ का मतलब होता है किसी के राइट्स लायबिलिटीज को डिक्लेयर करना, या यूं कहें कि अगर किसी पर्टिकुलर लॉ के से रिलेटेड हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, दैट इज नोन एज डिक्लेरेटरी लॉ। इसमें हमने एग्जांपल देखा जनरल क्लॉज एक्ट का, आरटीआई का। उसके बाद रेमेडियल लॉ की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा कानून जो किसी प्रकार की रेमेडीज प्रोवाइड करता है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो रेमेडियल लॉ के अंतर्गत आएगा। कंसोलिडेटिंग लॉ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी पुराने एक्ट है उनको जब कंसोलिडेट किया जाता है तो वो कंसोलिडेटिंग लॉ होता है। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा कंपनीज एक्ट 2013 का। अमेंडिंग लॉ में एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करते हैं समय समय पे, तो वो एक्ट अमेंडमेंट लॉ, अमेंडिंग लॉ कहलाता है। फॉर एग्जांपल कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018। एनेबलिंग लॉ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन हटा के उसको एनेबल कर देना, एनेबलिंग लॉ, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। डिसेबलिंग लॉ का मतलब होता है कोई काम करने से मना करना, जैसे आपका मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, टेररिज्म को प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट आया। पीनल लॉ का मतलब आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है इस कानून के अंतर्गत, जैसे इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ये सारी चीजें जो है हम लोगों ने आज पढ़ा। सो गाइस, पहला आज का जो लेक्चर है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ नोट्स कैसे लिखना है बेटा, ठीक है? पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो ये जो चार्ट फॉर्म में आपको दिख रहा है, ये तो इसी तरीके से लिखना है। आप देख सकते हैं स्थिति बेटा, यहाँ पे जब मैंने आपको कल वॉइस नोट के माध्यम से फीडबैक दिया था, आपने जो नोट्स लिखा था, ये देखिए यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गैप दिख रहा है ना। तो आपको ये प्रॉपर गैप दिख रहा है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, नोट्स को लिखेंगे, ठीक है, जिससे कि प्रॉपर गैप मेंटेन हो। हाँ, यहाँ पे जो स्टार्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में आप चैप्टर नंबर 3 सब डेट लिखना याद रखिएगा, डेट लिखना मत भूलना, पेज नंबरिंग लिखना मत भूलना। नियम बना लीजिए कि हर दिन आपको डेट लिखना है और आपको पेज नंबर लिखना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 मार्जिन के ऊपर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, सबसे पहले पेज में आप स्टार मार्क करके लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ठीक है? तो मार्जिन में आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है? शुरू में थोड़ा सा मैं आप लोग को नोट्स कैसे लिखना है वो सब बताते रहूंगा, फिर आपको आदत हो जाएगी तो आप इजीली लिख पाएंगे। ये आपका मान लीजिए कॉपी की मार्जिन है। थोड़ा इरिटेटिंग भी लग सकता है कि ये सर ये इतनी छोटी छोटी बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है बेटा, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे, चैप्टर नंबर 3, ये आपका डेट वाला कॉलम हो गया, इधर डेट वगैरह लिख देंगे, ठीक है? चैप्टर नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि कैसे नोट्स बनाना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ
स्टैट्यूट्स, फिर आप एक लाइन छोड़ के स्टार मार्क करके लिखेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ब्लैक पेन से लिखिएगा इसको। कलर का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बता दूंगा। जैसे आप चैप्टर का नाम ब्लैक से डाल रहे हो, ठीक है, तो वो स्टार मार्क करके जो टॉपिक्स टू बी कवर डालोगे वो रेड से डाल लीजिएगा। उसके बाद आप रोमन में हेडिंग लिखिएगा सारे, ठीक है। जैसे 7 हेडिंग हमने लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से आप सारे सब हेडिंग्स को लिख दीजिएगा। एक एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहला पेज सिर्फ आपको टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखना है, उस पेज को छोड़ दीजिएगा फिर, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पेज में आएंगे, यहाँ पे आपका मार्जिन है। रोमन में फर्स्ट जितने भी रोमन हेडिंग होंगे ना वो सब आपको रेड पेन से लिखना है, याद रखिएगा। सारे रोमन में जो हेडिंग्स डलेंगे वो रेड पेन से लिखिएगा ताकि वो अलग से हाईलाइट हो सके। उसके बाद उस टॉपिक के अंदर जितनी भी चीजें हमको लिखनी है, जो स्टार मार्क करके हमको लिखनी है, वो ब्लैक पेन से आप लिखिएगा। जैसे मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन ब्लैक से। फिर कॉम्बिनेशन कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए रेड हो गया, यहाँ पे आपने रेड पेन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हो। तो अब ये हो गया रेड ब्लैक, फिर ये इसको आप किस में लिख दोगे, आप रेड पेन से लिख सकते हो इसको, या फिर अगर आपके पास तीसरा पेन है ग्रीन पेन तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली क्या है, आप जितना कलरफुल आप नोट्स लिखोगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। रोमन के सारे हेडिंग्स रेड से, स्टार मार्क सारे ब्लैक से, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको बोलते हैं फूल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डिवीजन, और ये जो मैंने बनाया है इस तरीके से इसको बोलते हैं फूल। कभी मैं डिक्टेट किया और बोला फूल बनाओ तो इस तरीके से आपको फूल बनाना है, ठीक है। बाकी तो सब क्लियर है। हाँ, जितने एरो मार्क होंगे ना, ये आपको जो एरो दिख रहा है ये सब एरो जो है वो आप रेड पेन से करिएगा। नोट भी आप लोग रेड पेन का इस्तेमाल कीजिएगा नोट हेडिंग डालने में, एकदम। डिवीजन जो है वो आप ब्लैक से कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जो प्रैक्टिस है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, इसको कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे पास तो जगह है नहीं, ठीक है, तो आप जब वो करेंगे डिवीजन करेंगे, है ना, किसका, जैसे आप स्टार मार्क करके लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, तो पहले आप क्या करेंगे, पूरा इसको लिख देंगे एक साथ, ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। तो पहले 4 को एक्सप्लेन किए, तो आपने जो लिखा है उसी के नीचे आपको क्या लिखना है, ये एग्जाम्पल्स लिख देने हैं। तो जैसे मैंने अलग स्लाइड में लिखा है, आपको अलग से नहीं बनाना है, आपको उसी के नीचे नीचे क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिखते चले जाना है इस तरीके से, ठीक है। दोबारा हेडिंग मत डालना, उसी के नीचे एग्जाम्पल कर करके लिखते जाइएगा। फिर उसके नीचे 4 डिवीजन कीजिएगा, अमेंडिंग लॉ, एनेबलिंग लॉ, डिसेबलिंग लॉ और पिनल लॉ, और फिर उसके नीचे एग्जाम्पल्स लिखिएगा। ये नोट्स मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सभी लोग अगर पूरा JIGL कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें जाके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। पूरा JIGL जो है वो मैं आप लोगों को इसी तरीके से कवर कराऊंगा डिटेल मैनर में। सो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।
वेलकम बेटा।